गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए अध्यायों को पूर्ण कर रहे हैं। बीए सेकेंड ईयर के जो छात्र छात्राएं हैं उनको अध्ययन की दृष्टि से लेसन्स को डिवाइडेड किया गया है। इसी आधार पर आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आज राजनीतिक दलों के बारे में बात करेंगे। राजनीतिक दलों का जो महत्व है वो हमारे शासन व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान समय में शासन के जो विविध रूप हैं उसमें प्रजातंत्र को महत्वपूर्ण माना गया है और प्रजातंत्र जब ही जीवित रहेगा जब सुदृढ़ लोकतंत्र होगा और सुदृढ़ राजनीतिक दल होंगे। लोकतंत्र में जो लोकतंत्र है उसके दो प्रकार बताए हैं। एक तो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें जनता सीधे चुनाव करती है और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि भेजती है। जो राज्यों की जनसंख्या है उसका जो क्षेत्र है, उसका जो आकार है, वर्तमान समय में विश्व में सभी देशों में प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था या प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र को अपनाया है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इन प्रतिनिधियों द्वारा शासन कार्य किया जाता है। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के चुनाव और प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। राजनीतिक दलों में हम भारत की बात करें कि 1947 से लेकर के वर्तमान समय तक कम से कम 3 बार 1967, 1977 और 1919 में ऐसी प्रतीत हुआ कि भारत की दलीय व्यवस्था नवीन दिशा ग्रहण करने जा रही है और संभवतः अब राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्थिति, द्विदलीय व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। 15वीं लोकसभा चुनाव में जनता ने पुनः राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया था। राजनीतिक दलों के प्रसंग में जनता का संदेश था कि हम जनता राष्ट्रीय स्तर पर एक दलीय सरकार चाहते हैं, लेकिन यदि परिस्थितियोंवश मिलीजुली सरकार का निर्माण करना जरूरी हो जाए तब क्षेत्रीय दलों को उनमें निर्णयकारी भूमिका या शासन पर दबाव डालने की भूमिका प्राप्त होनी चाहिए। देश में बहुदलीय व्यवस्था होते हुए भी जनता राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रमुख दलों की व्यवस्था तथा यदि यह संभव न हो तो एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था चाहती है। बहुदलीय व्यवस्था जो है हमारे शासन व्यवस्था में ब्रिटेन में और अमेरिका में 2 दलीय पद्धति अपनाई गई। बहुदलीय पद्धति वहाँ कुछ मात्रा में दिखती है, परंतु भारत की बहुदलीय व्यवस्था 1988 तक लगभग ही किसी ने एक राजनीतिक दल की प्रधानता स्थिति प्राप्त रही थी। 1988 तक हम कांग्रेस को एक दल के रूप में या सरकार के रूप में या एक मजबूत दल के रूप में देखते, लेकिन 1979 में से देखा गया कि किसी एक राजनीतिक दल या दलीय गठबंधन को प्रधानता की स्थिति प्राप्त नहीं हुई थी। 14वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल था और 15वीं लोकसभा में कांग्रेस ने अपनी स्थिति को सुधार किया था।
2014 में संपन्न 16वीं लोकसभा चुनाव में से ठीक पहले कुल 1687 राजनीतिक दल थे और 464 दलों में ने चुनाव में भाग लिया। लेकिन जुलाई 2015 में देश की कुल मिलाकर दलों की संख्या 1866 हो गई थी। बहुदलीय व्यवस्था का ये रूप है। उसके कारण लोकसभा चुनाव में खंडित जनादेश ही प्राप्त हो पाता था। खंडित जनादेश का से क्या है कि लोकसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। ऐसी स्थिति में एक दलीय सरकार का नहीं परंतु गठबंधन सरकार का ही हो पाता है। राजनीतिक दलों में बिखराव, ये स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक दलों में बिखराव आना और उनमें एकजुटता आ जाती है। भारतीय राजनीति में न केवल अनेक दल हैं परंतु इन राजनीतिक दलों में बिखराव, विभाजन, अस्थायित्व की स्थिति बनी हुई है। सर्वप्रमुख राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1969 में विभाजित हुआ और इस विभाजन से जन्म होने वाले राजनीतिक दल सत्ता कांग्रेस 1978 में विभाजित कर कांग्रेस आई का जन्म हुआ। उसका विभाजन 1995 तथा 1999 हुआ। 1977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी कालांतर में 4 भागों में विभक्त हो गई। विभाजन और विलय की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 1988 में जनता दल की स्थापना हुई और केवल कुछ समय के लिए इस दल ने एक बड़ी राजनीतिक शक्ति का रूप प्राप्त कर लिया। लेकिन नवंबर 90 में जनता दल के विभाजन की स्थिति बनी था। इसके बाद जनता दल के में बिखराव और विभाजन की प्रक्रिया निरंतर जारी रही। न केवल तथाकथित राष्ट्रीय दल परंतु DMK, अकाली दल, केरल कांग्रेस, शिवसेना जैसे क्षेत्रीय दल भी अनेक भागों में बंट गए। स्थिति यह रही कि आज एक राजनीतिक दल जन्म लेता है, कल टूटने लगता है और फिर समाप्ति हो जाता है। दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। जो राजनीतिक दल है उसके प्रसंग में हम देखते हैं कि खेदनाक स्थिति है कि अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं पाया। तानाशाही का शासन, ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक दलों में तानाशाही और 1-2 व्यक्ति ही मिलकर के शासन सत्ता को संभालते हैं। अधिकांश राजनीतिक दलों में लंबे समय से गठबंधन और चुनाव ही नहीं हुए हैं थे। सब कुछ तदर्थ मनोनय की पद्धति के आधार पर चलता आ रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश के कारण पहली बार मई-जून 1997 में, दूसरी बार 2000 में और तीसरी बार 2003 में तथा चौथी बार 2006 में तथा 5वीं बार 9 और 10 में राजनीतिक दलों के गठबंधन चुनाव संपन्न हुए। लेकिन इन चुनाव में निश्चित रूप से अनेक कमियां रहीं। सामान्य स्थिति में है कि दलों का निर्माण किन्हीं प्रक्रियाओं, मर्यादाओं, सिद्धांतों या कानूनों के आधार पर नहीं होता है और दलों की आय व्यय का कोई लेखा जोखा सदस्यों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है। विभाजन, यह एक बड़ी दुर्दशा स्थिति है कि भारतीय राजनीतिक दलों में जो बिखराव होता है और जो विभाजन की स्थिति आती है उस समय भारत की शासन व्यवस्था डामाडोल होने लगती है। शासन सत्ता इर्द गिर्द घूमती रहती है इनकी। 1967 से 1970 तथा 1977 से 1900 काल में को छोड़कर भारतीय राजनीति में सामान्यतः कमजोर और विभाजन विपक्ष की स्थिति रही। लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के चुनाव में विपक्ष की संख्या बल की दृष्टि से शक्तिशाली बनाया गया। 12वीं, 13वीं लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार का गठबंधन हुआ और मुख्य विपक्षी दल की स्थिति में कांग्रेस ने प्राप्त की। 12वीं तथा 13वीं लोकसभा की में विपक्ष की संख्या बल की दृष्टि से शक्तिशाली होते हुए भी एक कमजोर से पीड़ित था। वह कमजोर थी विपक्ष का विभाजित होना। विपक्ष की इसी स्थिति या विभाजित स्थिति के कारण ही 1999 में
विपक्ष ने वाजपेयी सरकार को गिरा दिया, लेकिन वह देश को वैकल्पिक सरकार नहीं दे पाया। 14वीं लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल की स्थिति भाजपा को प्राप्त थी और गठबंधन के रूप में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना। 15वीं लोकसभा में भी यही स्थिति रही। क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व। जब राजनीतिक दलों में बखरा होता है, लोकतंत्र को हानि होती है, उस स्थिति में क्षेत्रीय दल उभर कर सामने आ जाते हैं और ये क्षेत्रीय दल छोटी मोटी आवश्यकताओं को लेकर बनते हैं, मगर बाद में वो क्षेत्रीय दल बन जाते हैं। 1996 में से काल में भारत के राजनीतिक दलों के प्रसंग में जो सबसे प्रमुख स्थिति बनी वह है क्षेत्रीय दलों की शक्ति में वृद्धि। नवीन संविधान लागू किए जाने के कुछ समय बाद से भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व रहा। प्रमुख क्षेत्रीय दल रहे हैं कौन से? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK, अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम अन्ना DMK, अकाली दल, मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, केरल कांग्रेस, शिवसेना, तेलुगु देशम, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि। इसके अतिरिक्त नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम में तो नागालैंड लोकतांत्रिक दल, मणिपुर में मणिपुर पीपल पार्टी और सिक्किम में डेमोक्रेटिक फ्रंट आदि क्षेत्रीय दल का प्रभावशाली रहा। जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें बात करते हैं कि उत्तर भारत में जाति पर आधारित विभिन्न क्षेत्रीय दलों की स्थिति कमजोर नजर आती है। दूसरी ओर जयललिता AIADMK, ममता बनर्जी AITMC और नवीन पटनायक BJD ने अपने गढ़ मजबूत कर लिए। इसी प्रकार तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS और तेलुगु देशम पार्टी व IMR कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया है। दलों में आंतरिक गुटबंदी। भारत की दल प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता ये रही है कि विभिन्न दलों में आंतरिक गुटबंदी होती रहती है। लगभग सभी राजनीतिक दलों में छोटे छोटे गुट पाए जाते हैं। एक वह जो सत्ता या संगठन के पदों पर आसीन है और दूसरा असंतुष्ट गुट। इन गुटों में पारस्परिक मतभेद इस सीमा तक पाया जाता है कि कभी कभी चुनाव में एक गुट के समर्थन प्राप्त उम्मीदवार को दूसरे गुट के सदस्य पराजित करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। कांग्रेस और भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों में यही स्थिति है। विशिष्ट विचारधारा पर आधारित मार्क्सवादी दल और अन्य वामपंथी दल भी गुटबंदी से मुक्त नहीं है तथा सभी क्षेत्रीय दल भी आंतरिक गुटबंदी से गंभीर रूप से ग्रस्त हैं। पश्चिमी देशों के राजनीतिक दलों की तुलना में भारत में राजनीतिक दलों में गुटबंदी बहुत तीव्र पाई जाती है। शासन दल और अन्य दलों में गुटबंदी की स्थिति भारतीय राजनीति में अभिशाप बनी हुई है। कार्यक्रम और नीतियाँ अस्पष्ट। जो राजनीतिक दल है उन्होंने जो चुनाव में जो भेजा जाता है जो क्या देते हैं और करते क्या हैं, उनके जो कार्यक्रम नीतियाँ हैं वो जो चुनाव में हाथ उतरते हैं, जब जो लंबे लंबे वादे करते हैं उसके बाद उन वादों को भूल जाते हैं, सत्ता में रहते हैं, चले जाते हैं। तो राजनीतिक दलों की जो नीतियाँ और कार्यक्रम अस्पष्ट कहलाए जाते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं भारत के राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में स्पष्ट भेद का अभाव है और इसी कारण वे जनता के सम्मुख स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रम अत्यधिक अस्पष्ट अनिश्चित हैं। कुछ राजनीतिक दलों के पास अपना कोई निश्चित कार्यक्रम न होने के कारण उनके द्वारा अनावश्यक रूप से आंदोलनकारी राजनीति को अपनाया जाता है और विघटनकारी तत्वों को प्रोत्साहित किया जाता है। आज की स्थिति यह है कि आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं परंतु मंदिर मस्जिद विवाद,
जातिवादी गठजोड़ सामान्य जन की भाषा कमंडल और मंडल राजनीतिक दलों की पहचान बन गए हैं। जाति व धर्म मुहावरों का प्रयोग हुआ है। जिन दलों ने जाति के आधार पर मतदाताओं को बांटने एवं वोट बटोरने की कोशिश की है वे बुरी तरह मात खाए हैं। हमारे लोकतंत्र एवं दलीय व्यवस्था के लिए ये शुभ संकेत है। राजनीति में दल बदल एक ऐसी व्यवस्था है, ये एक ऐसी इच्छा है जिसमें व्यक्ति अपने दल से असंतुष्ट होता है और विपक्ष के साथ जाके मिल जाता है, तो वो दल बदल कहलाता है। जब राजनीतिक दलों में किसी व्यक्ति को अपने इच्छित स्थान प्राप्त नहीं होता है तो वो विपक्षी दल में जाने की चेष्टा करता है। जब 9वीं अनुसूची बनी और 10वीं अनुसूची बनी, जो 10वीं अनुसूची बनी दल बदल के संबंध बनी, उससे पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति इस राजनीतिक दल में है और वो दूसरे राजनीतिक दल में चला जाता है और वहां जाकर उसको मंत्री पद दिया जाए। और मंत्री पद कैसे? जैसे विभागों का बंटवारा हुआ हो तो एक खेल मंत्री, एक कूद मंत्री। खेल मंत्री वो होता है जो दल का होता है, कूद मंत्री वो जो किसी दल से कूद गया हो पर मंत्री बनाना पड़ा। ऐसी व्यवस्था यदि होती है कि मंत्री पद की चाहत या अच्छे पद मंत्री पद मतलब शक्तिशाली मंत्री बनने की चाहत व्यक्ति को दल बदल की ओर ले जाती है। व्यक्ति अपने स्वाभिमान को देखता है, न कि दल को देखता है। उस समय वह अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में प्रवेश कर जाता है। जैसे खेल कूद मंत्री, अन्य सभी लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की कथनी और करने में अंतर देखा गया। लेकिन भारत के राजनीतिक दलों और नेताओं की कथनी और करने में जैसा भीषण अंतर अभी हाल ही के वर्षों में देखा गया है। लोक लुभावन मुखौटे ओढ़ रखे हैं इन्होंने लोगों ने, लेकिन वस्तुतः सत्ता के प्रति और केवल स्वयं के प्रति समर्पित है। सभी दलों और नेताओं में ईमानदारी का घोर अभाव है। परिणामतया ये सभी जनता के विश्वसनीयता को खोते जा रहे हैं। ये स्थिति भारतीय राजनीति में चिंताजनक बनी हुई है। दलीय व्यवस्था की में जो बिखराव होता है वो सबसे बेकार होता है। राजनीतिक दलों में कथनी और करने में इतना अंतर पाया जाता है कि जब चुनावी वादे किए जाते हैं उस समय बड़े मजबूत तरीके से सभी के सामने रखा जाता है। दलीय व्यवस्था के शीर्ष से जिन बातों का उल्लेख किया जाता है वे अधिकांश में राजनीतिक दलों की विकृतियां ही हैं। गत 2 दशकों में 2 अन्य विकृतियों ने अधिक प्रबलता प्राप्त कर ली है। अगला परिवारवाद, ये राजनीति का बहुत बड़ा इशू रहा और बना हुआ कि जो परिवारवाद है राजनीति में ये बहुत ही गलत है, जिसको वंशानुगत बोलते हैं। मैं और मेरा परिवार ये राजनीति में बने हुए भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों में, वामपंथी दलों के अतिरिक्त संभवतः सभी दलों में व्यक्ति की प्रधानता हो गई है। उनमें वंशानुगत नेतृत्व की प्रवृत्ति है और राजनीतिक दलों के छोटे बड़े नेतागण अपने ही परिवार सदस्यों को आगे बढ़ाने की चेष्टा में लगे हुए हैं। राजनीतिक एक पारिवारिक कार्य, पारिवारिक व्यवसाय बनता जा रहा है। परिणामतः जमीन से गहरे रूप से जुड़े और 2 या 3 दशक से राजनीतिक तपस्या कर रहे सक्रिय कार्यकर्ता गहरी हताशा
और निराशा अनुभव कर रहे हैं। कांग्रेस में अपवाद स्वरूप समय को छोड़कर 4 पीढ़ी से वंशानुगत नेतृत्व है और भाजपा के अध्यक्ष पद पर बीजेपी या आडवाणी हो या कोई और लगभग 3 दशक से सर्वोच्च स्थिति बीजेपी तथा आडवाणी को ही प्राप्त थी। राजद, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, लोकदल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, द्रविड़ शिरोमणि अकाली दल, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, लोकदल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, द्रविड़ शिरोमणि अकाली दल, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, डीएमके, एडीएमके और राष्ट्रीय लोकदल आदि सभी राजनीतिक दल इस रोग से ग्रस्त हैं। लोकसभा तथा उसके बाद विधानसभा चुनाव में पर्यावरण कुछ और आगे ही बढ़ रहा है। संभवतः जनता ने इसे स्वीकार कर लिया। भारत में जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, वंशानुगत को चलते आज राहुल गांधी बात आई। राजस्थान में अशोक गहलोत से वैभव गहलोत की बात आई। बीजेपी में वसुंधरा राजे से दुष्यंत तक बात आती। ये परिवारवाद है। अपराधियों का राजनीतिक प्रवेश, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति रही है कि राजनीति में अपराधियों का प्रवेश होना। भारत के राजनीतिक दलों और राजनीतिक जीवन की ये सबसे अधिक प्रमुख विकृत और भविष्य की दृष्टि से चिंताजनक है। राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक जीवन की सुस्ता और विशुद्धता के लिए ने अपना महत्व खो दिया है। एक ही उद्देश्य रहा है एन केन प्रकार अपने प्रभाव में वृद्धि और सत्ता प्राप्ति। परिणामतः राजनीतिक दलों में आपराधिक तत्वों की संख्या, उनके प्रभाव, उनके वर्चस्व में निरंतर वृद्धि हुई है। आपराधिक तत्वों ने दलीय गठबंधन में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है। संसद सहित सभी स्तर की प्रतिनिधि संस्थाओं में उनकी संख्या बढ़ रही है और केवल राज्य स्तर की मंत्रिपरिषदों में नहीं परंतु केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी संदिग्ध चरित्र के व्यक्ति आसीन हो रहे हैं। स्थिति पर नियंत्रण तभी संभव है जबकि राजनीतिक दल शुद्ध यज्ञ के मार्ग को पूरी सजगता, विपक्षता, निष्पक्षता और आवश्यक कठोरता के साथ अपनाए। इस प्रकार हमने आज देखा कि जो राजनीतिक दल और व्यवस्था हुई है ना, इसके बारे में जो नॉर्मन डी परमार ने लिखा है कि भारत में अब तक स्वस्थ राजनीतिक दलीय व्यवस्था उभर कर नहीं आई है और निकट भविष्य में भी ऐसा हो सकना कठिन मालूम होता है। दलीय व्यवस्था के प्रसंग में स्थिति निरंतर विकृत की ओर बढ़ रही है। रजनी कोठारी लिखते हैं कि भारत में राजनीतिक दलों में संगठन मुद्दे, नेतृत्व राजनीतिक दलों के तीनों अपराधों को आघात पहुंचा है तथा सही अर्थों में अब कोई दलीय व्यवस्था शेष नहीं रही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। बाकी अब अगली कक्षा में फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी। सभी का धन्यवाद। सुरक्षित रहें और कोरोना वायरस से बचे रहें।